हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। लास्ट क्लास में हमने 1940s वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या डेवलपमेंट्स हुई इंडिया में उनके बारे में स्टडी किया। आज हम करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस को अचीव किस तरह से। हम आज की क्लास में ऑल दी नेगोशिएशंस दैट अल्टीमेटली लेड टू इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री वो स्टडी करने वाले हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद से 1944 से लेके 1947 तक एक नेगोशिएशंस का दौर आया। काफ़ी डिस्कशंस, काफ़ी मीटिंग्स हुई इंडियन लीडर्स के बीच में, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के लीडर्स के बीच में, प्लस ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स, ब्रिटिश पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स, काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स होती हैं। तो इन्हीं सारी नेगोशिएशंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक का क्या सिग्निफिकेंस है कि ये जो इतनी सारी मीटिंग्स वगैरह हुई हैं इनके कंटेक्स्ट में हमें पूछ लेते हैं कि यार कौन सी प्रोविजन गांधी जिना टॉक्स के कंटेक्स्ट में रेलेवेंट है। तो आज की क्लास थोड़ी सी फैक्चुअल क्लास भी रहेगी। ये जो इतनी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं इनके बारे में हमें इंडिविजुअल पॉइंट्स वगैरह पता होने चाहिए कि व्हाट ऑल पॉइंट्स वर कवर्ड अंडर सीआर फॉर्मूला, व्हाट ऑल पॉइंट्स वर कवर्ड अंडर गांधी जिना टॉक्स एंड इस तरह से। तो थोड़ी सी फैक्चुअल क्लास रहेगी लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एंड हमें एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सी चीज़ें किस एक्ट के या किस एग्रीमेंट के तहत डिस्कस हुई थी। प्लस इसका एक और ओवर आर्चिंग सी चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है कि आपको बेसिक क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ। कई बार यही क्लियर नहीं होता। सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपन द अर्लीस्ट। उस कंटेक्स्ट में कोई करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ जाती है, वही हमें कई बार गलत हो जाती है क्योंकि हमें क्रोनोलॉजी क्लियर नहीं होती है। तो बेसिक क्रोनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए एंड उनके प्रोविजंस वगैरह पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सीआर फॉर्मूला। 1944 में आया था। सी राजगोपालाचारी जो कांग्रेस के इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उन्होंने ये प्लान दिया था। सीआर प्लान भी इसे बोलते हैं। इसके बेसिस पे गांधी जी एंड मोहम्मद अली जिन्ना की टॉक्स होती हैं, गांधी जिन्ना टॉक्स। जब ये टॉक्स फेल हो जाती हैं तो एक सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप अपने लेवल पे अटेम्प्ट करती है अग्रीमेंट लेके आने के लिए। तो देसाई लियाकत पैक्ट होता है, लेकिन ये पैक्ट क्योंकि मेन स्ट्रीम लीडर्स ने नहीं अग्री किया होता तो ये मतलब इतना इससे कुछ अचीव नहीं होता। फिर वाइस रॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड वेवल अपना एक प्लान पेश करते हैं, वेवल प्लान, एंड इसी प्लान को डिस्कस करने के लिए शिमला कॉन्फ्रेंस होती है। वहां भी कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में डिसएग्रीमेंट हो जाती है, ये प्लान भी फेल हो जाता है। देन द कैबिनेट मिशन प्लान, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना एक कैबिनेट मिशन भेजती है, कैबिनेट मंत्रियों को भेजती है इंडिया, ताकि इंडिया के लीडर्स के साथ बात करके, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के साथ बात करके कुछ सॉल्यूशन निकाला जा सके। वो जो प्लान प्रेजेंट करते हैं दैट इज द कैबिनेट मिशन प्लान। देन इसी ये प्लान भी इनिशियली कांग्रेस भी एक्सेप्ट कर लेती है, मुस्लिम लीग भी एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन बाद में इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्लॉजेस के ऊपर डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, ये प्लान भी रिजेक्ट कर लिया जाता है। लास्ट में फिर जो नए वाइसरॉय आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, वो अपना प्लान पेश करते हैं जिसे हम माउंटबेटन प्लान बोलते हैं या हम जून 3 प्लान भी बोलते हैं। 3 जून को पेश किया गया था तो जून द 3 प्लान। इस प्लान के बेसिस पे अल्टीमेटली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में एंड 15 अगस्त 1947 को हम सबको पता है इंडिया आज़ाद होता है। लेकिन आज़ादी डिड नॉट कम टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट या ब्रिटिश इंडिया एज अ होल, बट इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, द अर्स्टवाइल ब्रिटिश इंडिया, इट वाज पार्टीशन्ड इनटू 2 डोमिनियंस, द डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड द डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। सो फ्रीडम केम विद पार्टीशन। तो ये सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में इसी सीक्वेंस में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सीआर फॉर्मूला की। जैसे कि मैंने आपको बताया कांग्रेस के इंपॉर्टेंट लीडर थे सी राजगोपालाचारी, ये राइट विंग ऑफ द कांग्रेस से में ये बिलोंग करते थे। ये अपना एक प्लान पेश करते हैं 1944 में। क्विट इंडिया मूवमेंट जब विड्रॉ करने की बातें चल ही रही थी तो अब नेगोशिएशंस का दौर स्टार्ट हुआ, किस तरह से ये कश्ती को आगे लेके जाया जाए। वो कहते हैं कि ये प्लान है, इस प्लान के बेसिस पे कोई अग्रीमेंट की जा सकती है बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। मेन प्रॉब्लम क्या थी? 1940 ऑनवर्ड्स मुस्लिम लीग ने अपनी 2 नेशन थ्योरी दे दी थी। मुस्लिम लीग के लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने अपनी 2 नेशन थ्योरी प्रोपाउंड की थी इन द लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम लीग 1940 में। इसमें ये कहते हैं कि हिंदूज एंड मुस्लिम सिर्फ 2 सेपरेट कम्युनिटीज नहीं है, रादर ये 2 सेपरेट नेशंस हैं। एंड नेशंस के बीच का एक प्रिंसिपल होता है, नेशंस के रिलेशंस के बीच का एक प्रिंसिपल होता है कि सॉवरन इक्वालिटी होती है। नेशंस को इक्वल पेडेस्टल पे माना जाता है, उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाता है।
चाहे इंडिया जैसा बड़ा देश हो, भूटान जैसा छोटा देश हो, दोनों इक्वल पेडेस्टल पे माने जाएंगे। तो वो कहते हैं हिंदूज एंड मुस्लिम्स भी उनकी थियरी के हिसाब से दो सेपरेट नेशंस हैं एंड हमें इक्वल पेडेस्टल पे रख के हमसे डील करो। तो ये जो इम्पैस आ गया था, इसको सी राजगोपालाचारी किस तरह से ब्रेक करते हैं। भी पार्टीशन हो ना हो, क्या पार्टीशन से कम कोई सोल्यूशन हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसी कंटेक्स्ट में सारी नेगोशिएशंस चल रही हैं। ट्रांसफर ऑफ पावर तो हो, लेकिन ट्रांसफर ऑफ पावर किसे करनी है इस बात का सोल्यूशन नहीं था, तो उसी कंटेक्स्ट में सारी नेगोशिएशंस चल रही हैं। तो पहला पॉइंट था सीआर प्लान का या सीआर फॉर्मूला का कि मुस्लिम लीग वुड एंडोर्स द कांग्रेस डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस। पहले तो मुस्लिम लीग इंडिपेंडेंस की डिमांड को माने। मुस्लिम लीग की मतलब इन द लाइट ऑफ दीज डेवलपमेंट्स मुस्लिम लीग की अप्रोच क्या थी कि ब्रिटिश तब तक इंडिया ना छोड़ के जाएं जब तक हमारा ये जो मुस्लिम नेशनैलिटी वाला इशू है वो सॉल्व नहीं हो जाता, जब तक ये पार्टीशन होनी है नहीं होनी है उसका कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं निकल जाता, ब्रिटिश इंडिया छोड़ के ना जाएं, क्योंकि छोड़ने के बाद तो मुस्लिम को दबा दिया जाएगा, ऐसा मुस्लिम लीग मानती थी। तो पहले तो सीआर उन्हें यही कहते हैं, राजा जी उन्हें यही कहते हैं कि मुस्लिम लीग पहले तो कांग्रेस डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस एंडोर्स करे, आज़ादी तो हमें चाहिए ही चाहिए, हम अपने मुद्दे बाद में सुलझा लेंगे। लीग टू कोऑपरेट विद कांग्रेस इन फॉर्मिंग प्रोविजनल गवर्नमेंट एट सेंटर, कि पेंडिंग ब्रिटिश विड्रॉल एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बने सेंटर पे, जिसमें मुस्लिम लीग भी पार्टिसिपेट करे, कांग्रेस भी पार्टिसिपेट करें, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। तो कोऑपरेशन बिटवीन द टू ऑर्गेनाइजेशंस, ये मेन प्लैंक था सीआर फॉर्मूला का। लीग कांग्रेस डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस एंडोर्स करे, लीग कांग्रेस के साथ मिलके एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाए सेंटर पे। वॉर खत्म होने पे, अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही है लेकिन 1945 है, 44 है, 45 में वॉर खत्म होगी। आफ्टर द वॉर अ कमीशन टू डिमार्केट मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट एंड कंडक्ट प्लेबिसाइट इन दोज डिस्ट्रिक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज ओवर वेदर और नॉट टू फॉर्म अ सेपरेट सॉवरेन स्टेट। ये क्या कहते हैं, जो जिन्ना कह रहे थे जी हम तो एक सेपरेट नेशन है, हमें एक अलग नेशनल होमलैंड चाहिए, ये कहते हैं कि लोगों से तो पूछ लिया जाए। आफ्टर द वॉर हम क्या करेंगे, हम डिस्ट्रिक्ट वाइज डिमार्केशन करेंगे, एक कमीशन अपॉइंट करेंगे टू डिमार्केट मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स। डिटेल्स यहां पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिटेल्स पे ही डिसएग्रीमेंट होती है। अब तक जो हमने जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात की थी, चाहे 1919 की चाहे 1935 की, हम प्रोविंशियल लेवल पे ऑपरेट कर रहे थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं गए थे कि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है कि नहीं, हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस है कि नहीं, पंजाब वाज अ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस, बंगाल वाज अ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंसेस वाज अ हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं हमने बात की थी। तो ये क्या कहते हैं, राजा जी कहते हैं कि वॉर खत्म होने पे हम एक कमीशन अपॉइंट करेंगे जो मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करेगी, डिमार्केट करेगी, एंड देन उन डिस्ट्रिक्ट्स में हम प्लेबिसाइट कंडक्ट करवाएंगे, हम लोगों का ओपिनियन जानेंगे, वोट करवा लेंगे कि क्या लोग इंडिपेंडेंस चाहते हैं, पार्टीशन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर इन डिस्ट्रिक्ट्स के लोग पार्टीशन चाहेंगे तो हम एक एमिकेबल सा एग्रीमेंट कर लेंगे, अगर लोग ही नहीं चाहेंगे तो हम पार्टीशन किस बात की। तो मुस्लिम लीग के बोलने से पार्टीशन नहीं होगी, हम एक प्लेबिसाइट कंडक्ट करवाएंगे, अगर इन मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स के लोग बोलेंगे तो हम मान लेंगे कि पार्टीशन की शायद लोगों की डिमांड है, हम ये डिमांड पूरी कर देंगे, देख लेंगे किस तरह से। लेकिन यहां पर अगेन थोड़ी सी एक दो डिटेल्स और इंपॉर्टेंट है। एक तो डिस्ट्रिक्ट वाली डिटेल इंपॉर्टेंट है, दूसरी डिटेल इंपॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ ये जो इलेक्शन करवाना है, ये जो वोटिंग करवानी है, प्लेबिसाइट करवाना है, लोगों का ओपिनियन जानने के लिए कि पार्टीशन करवाएं या ना करवाएं, ये यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के बेसिस पे होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम से पूछा जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना ये बोल रहे थे, मुस्लिम लीग ये बोल रही थी कि सिर्फ मुस्लिम से पूछा जाए कि पार्टीशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। राजा जी कहते क्यों भाई, सिर्फ मुस्लिम से क्यों पूछा जाए, पहले तो हमने डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है, पता ही है कि इस डिस्ट्रिक्ट की 75% पॉपुलेशन मुस्लिम है, तो तुम सबसे पूछ लो ना, वो जो 25% माइनॉरिटी बची है उनसे भी पूछ लो कि उन्हें पार्टीशन चाहिए या नहीं चाहिए। मुस्लिम लीग कह रही थी कि नहीं, सिर्फ मुस्लिम से पूछा जाए। इस ग्राउंड पे ये प्लान ही रिजेक्ट कर दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने।
दूसरा, ये डिस्ट्रिक्ट्स वाले पॉइंट के बेसिस पे भी इन्होंने प्लान रिजेक्ट कर दिया था, कह रहे डिस्ट्रिक्ट्स को क्यों आइडेंटिफाई करना है। अब प्रॉब्लम ये थी कि अगर डिस्ट्रिक्ट्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाता है तो आधा पंजाब जो हिंदू मेजॉरिटी था वहां तो प्लेबिसाइड करवाने की जरूरत नहीं है, आधा बंगाल जो हिंदू मेजॉरिटी था वहां प्लेबिसाइड करवाने की जरूरत नहीं है। प्लेबिसाइड करवाएंगे सिर्फ उस इलाके में जहां मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है। तो इंडिया का साइज थोड़ा सा बड़ा होता था। कॉन्ट्रेरी, मतलब एट द सेम टाइम मुस्लिम्स को क्या प्रॉब्लम, मुस्लिम लीग को क्या प्रॉब्लम थी कि अगर डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे करवाओगे, कहां तो सारा पंजाब हमारा आना था क्योंकि पंजाब वॉज अ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस। डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे तुम ऑपरेट करोगे तो आधा हिंदू मेजॉरिटी पंजाब तुमने बाहर निकाल लिया, हमारा पंजाब तो छोटा हो गया, हमारा बंगाल तो छोटा हो गया। तो इसलिए ये भी उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया कि भाई डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे कोई नहीं होगा, हम स्टेट लेवल पे ऑपरेट करेंगे, प्रोविंशियल लेवल पे ऑपरेट करेंगे, और यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज कुछ नहीं होगी, सिर्फ मुस्लिम से पूछा जाना चाहिए। ये मुस्लिम लीग की ऑब्जेक्शंस थी सीआर फॉर्मूला के कंटेक्स्ट में, एंड इस बेसिस पे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। फिर वो कहते हैं कि आगे क्या प्रोविजन था, ऑल पार्टीज वुड बी अलाउड टू एक्सप्रेस देयर स्टांस ऑन द पोजीशन एंड देयर व्यूज बिफोर द प्लेबिसाइड। कहते हैं कि चलो प्लेबिसाइड हमने करवाना है, डिस्ट्रिक्ट हमने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन बिफोर प्लेबिसाइड एक्चुअली टेक्स प्लेस कांग्रेस भी वहां जाके अपना व्यूज शेयर कर सकती है वहां के लोगों के साथ, मुस्लिम लीग भी जाके अपने व्यूज शेयर कर सकती है, अकालीस भी जाके अपना व्यू शेयर कर सकते हैं। तो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज दे वुड बी फ्री टू गो टू द पीपल एंड शेयर देयर व्यूज। उसके बाद लोगों का ओपिनियन जाना जाए। अभी तो ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही हो सकता है कि लोग अपना कुछ डिसीजन ले लें। इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ पार्टीशन, अग्रीमेंट टू बी मेड ज्वाइंटली फॉर सेफ गार्डिंग डिफेंस, कॉमर्स एंड कम्युनिकेशंस। कहते कि अगर पार्टीशन हो भी जाती है, मान भी लेते हैं कि ये जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये कहते हैं कि पार्टीशन चाहिए हमें, लेकिन हम हिस्टोरिकली हमारे टाइज जुड़े हुए हैं, पार्टीशन को हम लीगल इफेक्ट दे देंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि डिफेंस, कॉमर्स, कम्युनिकेशंस, इनको किस तरह से हम जॉइंटली प्रोटेक्ट कर सकते हैं एंड अपने इंटरेस्ट आगे फर्दर लेके जा सकते हैं, इस केस में कोई हम एग्रीमेंट कर लेंगे, कोऑपरेशन कर लेंगे। तो ये था सीआर फॉर्मूला। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि किन ग्राउंड्स के ऊपर ये फॉर्मूला रिजेक्ट हुआ। एक तो कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज नहीं चाहिए, एक कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम कुछ नहीं वोटिंग वगैरह करवाएंगे। तो गांधी जिन्ना टॉक्स होती हैं 1944 में ही ऑन द बेसिस ऑफ सीआर फॉर्मूला। जो राजा जी ने प्लान दिया था उसके बेसिस पे महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना नेगोशिएशंस करते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला कि जिन्ना की ऑब्जेक्शंस की वजह से ये प्लान फेल हो जाता है। जिन्ना वांटेड कांग्रेस टू एक्सेप्ट दी टू नेशन थ्योरी, कि पहले तो आप ये मानो कि मुस्लिम्स एक सेपरेट नेशन है, then he wanted only the Muslims of northwest and northeast to vote in the plebiscite, not the entire population. Next, Jinnah wanted plebiscite at the provincial level, not at the district level, while the CR formula proposed it at the district level. He also opposed the idea of common center, वो जो लास्ट पॉइंट था कि हम जॉइंटली डिफेंस को, कॉमर्स को, कम्युनिकेशंस को सेफगार्ड करेंगे, कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें सब कुछ अलग चाहिए। तो गांधी जिन्ना टॉक्स फेल्ड, इसके साथ ही सीआर प्लान जो था वो भी फेल हो जाता है। वंस गांधी जिन्ना टॉक्स फेल्ड तो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के लीडर सोचते हैं, जो सेकंड रंग ऑफ लीडर्स होते हैं, कि यार ऊपर बहुत हाइप क्रिएट हो जाती है, फिर सोल्यूशन निकल नहीं पाता। सेकंड रंग जो लीडर्स होते हैं, जो थोड़े से बिहाइंड द सीन्स रहते हैं, वो कहते हैं कि यार हम आपस में कुछ एग्रीमेंट पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, एंड देन अगर हम ही एग्रीमेंट में पहुंच पाए तो हम अपने सीनियर्स को बोल देंगे, तो इस तरह से कुछ अगर एग्रीमेंट निकाली जा सकती है। तो उस कंटेक्स्ट में 1945 में होता है देसाई लियाकत पैक्ट। ये था पर्टिकुलरली इन रिगार्ड टू द इंटरिम गवर्नमेंट टू बी फॉर्म्ड एट सेंटर। वो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट या इंटरिम गवर्नमेंट, अब ब्रिटिश के दिन तो गिनती के रह गए हैं इंडिया में, कोई ना कोई तो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी ही इन दी मीनवाइल, इससे पहले कि ब्रिटिश इंडिया को छोड़ के जाएं। जो इन दी मीनवाइल जो गवर्नमेंट बनेगी वो गवर्नमेंट किस तरह से फंक्शन करेगी, पार्टीशन जब होगी सो होगी, बाद में देखेंगे, होगी या नहीं होगी बाद में देखेंगे, लेकिन इंटरिम सरकार किस तरह से काम करेगी। बोथ अग्रीड फॉर, दो क्या अग्री करते हैं, इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस एंड द लीग इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स नॉमिनेट करेगी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज इन पर्टिकुलर शेड्यूल कास्ट एंड द सिख,
डिप्रेस क्लासेस एंड सिक्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे उस इंटरिम गवर्नमेंट में जो सेंट्रल लेवल पे बनेगी। द गवर्नमेंट वाज टू फंक्शन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वो जो पुराना एक्ट चला आ रहा है उसी के बेसिस पे गवर्नमेंट फंक्शन करेगी। बट दीज प्रपोजल्स दे वर नॉट फॉर्मली एंडोर्स्ड ईदर बाय द कांग्रेस और बाय द मुस्लिम लीग। तो क्योंकि सेकेंड रंग ऑफ लीडर्स ने ये पैक्ट किया था, ये प्रपोजल्स दिए थे, अग्री किए थे, जब पब्लिकली कांग्रेस से पूछा गया, पब्लिकली मुस्लिम लीग से पूछा गया कि क्या ये जो एग्रीमेंट हुई है आपके सेकंड रंग लीडर्स के बीच में आप इसे फॉर्मली मानते हो, तो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने मना कर दिया। तो दीज प्रपोजल्स वर नॉट फॉर्मली एंडोर्स ईदर बाय द कांग्रेस और बाय द मुस्लिम लीग। नेक्स्ट आता है वेवल प्लान। लॉर्ड वेवल जो उस टाइम पे हमारे गवर्नर जनरल थे, वो कुछ प्रपोज करते हैं इन दिस कंटेक्स्ट के जो कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में डिसएग्रीमेंट बनी हुई है पार्टीशन के मुद्दे पे, पावर्स के मुद्दे पे, तो इस मुद्दे को किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से एमिकेबली सॉल्व किया जा सकता है, ब्रिटेन इंडिया से विड्रॉ कर सकता है, उस कंटेक्स्ट में लॉर्ड वेवल एक अपना प्लान पेश करते हैं। दिस वॉज एन अटेम्प्ट टू ब्रेक द डेडलॉक आफ्टर द वॉर। तो क्या प्रपोज करते हैं लॉर्ड वेवल? Till a new constitution is made, Governor General's Executive Council would be revamped. कह रहे हैं कि चलो हम आपस में बैठेंगे, एक नया संविधान लिखेंगे। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 चल रहा है, हम आगे की डेवलपमेंट्स में एक नया संविधान लिखेंगे, एक नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास कर देंगे अगर जरूरत हुई। लेकिन जब वो होगा सो होगा, टिल दैट टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। आज की डेट में सारी की सारी पावर किसके पास है? गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास है। उसमें कुछ चेंजेस प्रपोज किए जाएंगे। क्या? विद द एक्सेप्शन ऑफ गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ, ऑल अदर मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वुड बी नॉमिनेटेड फ्रॉम अमंगस्ट द इंडियन लीडर्स। सारी पावर किसके पास है? वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास। 1919 के एक्ट में 3 गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स इंडियंस होने थे। देन हमने देखा था कि अगस्त ऑफर के बाद इसका नंबर इंक्रीज कर दिया गया था, 5 कर दिया गया था। अब वाइसरॉय लॉर्ड वेवल प्रपोज करते हैं कि 14 मेंबर्स की काउंसिल थी उस टाइम पे, कि गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ 2 बंदों को छोड़ के बाकी सारे जो मेंबर्स होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वो इंडियंस कर देंगे, उसकी कंप्लीट इंडियनाइजेशन कर देंगे गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़ के। फिर द काउंसिल, ये जो इंडियनाइजेशन भी की जाएगी ये किस तरह से की जाएगी? दिस काउंसिल वुड हैव अ बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेन कम्युनिटीज इंक्लूडिंग इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ मुस्लिम्स एंड कास्ट हिंदूज। लॉर्ड वेवल कहते हैं, मतलब ये इन्होंने काफी रिमार्केबल चेंज इंट्रोड्यूस किया पोजीशन में। अब तक जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी, जो अग्रीमेंट्स हो रही थी, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे हो रही थी कि जितनी पॉपुलेशन है उस प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। लेकिन जिन्हा ने ये इशू रेस किया था कि पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन मैटर नहीं करती, चाहे मुस्लिम्स 1/3 हो इंडिया के पॉपुलेशन के, चाहे मुस्लिम्स 1/4 हो इंडिया की पॉपुलेशन के, हम एक सेपरेट नेशन हैं तो हमें इक्वली ट्रीट किया जाए, बराबरी पे ट्रीट किया जाए। कांग्रेस यही चीज मान नहीं रही थी। कांग्रेस प्रोपोर्शनैलिटी पे अड़ी हुई थी कि भाई यार पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में तुम सीटें ले लो। यहां पर पहली बार लॉर्ड वेवल उनका इन प्रिंसिपल वो जो डिमांड है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। इंडियनाइजेशन ऑफ काउंसिल तो कर दी जाएगी, वहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स एंड कास्ट हिंदूज किया जाएगा। ये इन अ वे इट वाज अ विक्ट्री फॉर मुस्लिम लीग्स पोजीशन। Though the Governor General's veto would not be abolished, it would not be used unnecessarily. Government of India Act 1935 में हमने एक चीज पढ़ी थी कि गवर्नर जनरल के पास काफी पावर्स थी। उसके पास वीटो पावर थी, एब्सोल्यूट वीटो की पावर थी, उसके पास सर्टिफिकेट पावर्स थी, उसके पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स थी, जिनके बेसिस पे वो आर्बिट्रेरीली कुछ भी कर सकता था। तो यहां पर लॉर्ड वेवल कहते हैं कि यार मैं वो पावर्स को अबॉलिश तो नहीं कर रहा, लेकिन आपको एक रिटन अश्योरेंस ही दे सकता हूं कि ऐसे फालतू में मैं उन पावर्स का इस्तेमाल नहीं करूंगा। आगे भी जो गवर्नर जनरल आएंगे वो उन पावर्स का फालतू में कोई आर्बिट्रेरी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर बहुत जरूरत होगी तभी उन पावर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, बाकी सब कुछ कायदे से ही चलेगा। The portfolio of external affairs was to be transferred from Governor General to an Indian member of the Council। तो वो कहते हैं, वो तो उन्होंने ऊपर भी बोल ही दिया था कि सिर्फ गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ ही है, वो सिर्फ यूरोपियंस रहेंगे, वो सिर्फ ब्रिटिश रहेंगे, बाकी सारे इंडियंस हो जाएंगे। तो ये थे वाइसरॉय वेवल के प्रपोजल्स जिन्हें हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ वेवल प्लान।
अब इन्हीं प्रपोजल्स को आगे इंडियन पार्टीज के साथ डिस्कस करने के लिए शिमला कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करती है। लॉर्ड वेवल कहते हैं कि आ जाओ शिमला आ जाओ, वहां पर थोड़े से ठंडी में बैठ के ठंडा माहौल होगा, डिस्कशन करेंगे, शायद कोई सोल्यूशन निकल पाए, टू डिस्कस दी वेवल प्लान। बट दिस कॉन्फ्रेंस फेल्ड। क्या कारण था? व्हाई डिड दी शिमला कॉन्फ्रेंस फेल? क्या कौन से लीडर ने क्या ऑब्जेक्शंस रेज की? अब मैंने आपको एक चीज बताई कि इन अ वे लीग की पोजीशन विंडिकेट हो गई थी कि उन्हें इक्वल पेडेस्टल पे हिंदूज एंड मुस्लिम्स को रख दिया गया था। फिर भी मुस्लिम लीग ऑब्जेक्शन रेज करती है। क्या कहते हैं कि कास्ट हिंदूज और मुस्लिम्स की इक्वल रिप्रेजेंटेशन की है, लेकिन कौन भेजेगा कास्ट हिंदूज के रिप्रेजेंटेटिव्स, कौन भेजेगा मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेटिव्स? जिन्हा का पॉइंट था कांग्रेस कोई भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेज सकती। जैसे लेट अस से कि अगर मेरे को आपको एग्जांपल देके बतानी है, 6 कास्ट हिंदूज हैं, 6 मुस्लिम्स हैं, या एक्चुअली मतलब 5-5 थे। एक शेड्यूल कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव थे, एक सिखों के रिप्रेजेंटेटिव थे, तो 5 कास्ट हिंदूज के रिप्रेजेंटेटिव्स होने थे, 5 मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होने थे। जिन्ना चाहते थे कि ये जो 5 मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग ही इन रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजे। अब हमारे पास लास्ट डेटा क्या अवेलेबल है? इलेक्शंस ऑफ 1937। इलेक्शंस ऑफ 1937 में पंजाब, जो कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस था, क्या वहां मुस्लिम लीग जीती थी? बंगाल, जो कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस था, क्या वहां पर मुस्लिम लीग वोट्स जीत पाई थी? नहीं जीत पाई थी। तो मुस्लिम लीग कैसे बोल सकती थी कि हम सारे मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं? वहां तो यूनियनिस्ट पार्टी जीती थी, कहीं कृषक प्रजा पार्टी जीती थी जो लास्ट इलेक्शंस हुए थे। तो उन पार्टीज को भी तो हक होना चाहिए ना कि अपने ये 5 बंदे भेज दे। या कांग्रेस खुद ही बोलती है यार हमारा प्रेसिडेंट, जिस टाइम पे ये डिस्कशन हो रही थी, ऑल दिस वाइल मौलाना अबुल कलाम आजाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस 1940s के इस दौर में। कांग्रेस कहती है यार हमारा प्रेसिडेंट एक मुस्लिम है, काफी सारे मुस्लिम्स मुस्लिम लीग को सपोर्ट करने की बजाय हमें सपोर्ट करते हैं, तो हमें क्यों नहीं हक होना चाहिए कि इनमें से भी एक बंदा रिप्रेजेंट कर दें? मान लो हम मौलाना अबुल कलाम आजाद को ही रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजना चाहते हैं, तो हम क्यों नहीं भेज सकते? भेजने की हमारे पास वो होनी चाहिए। तो ये शिमला कॉन्फ्रेंस इस डिसएग्रीमेंट के वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट वाज दिस इशू दैट हु वुड बी द मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव, हाउ द मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स वुड बी सिलेक्टेड। जिन्हें एक और चीज डिमांड करते हैं, इन केस ऑफ द डिवीजन ऑफ वोट्स, लेट्स से कि बिल्कुल ही डिवीजन ऑफ वोट्स, वोटिंग हो रही है किसी इशू के ऊपर एंड हिंदूज कुछ बोल रहे हैं, मुस्लिम्स उस प्रपोजल से अग्री नहीं कर रहे हैं, एंड ऑब्जेक्शन बाय द मुस्लिम मेंबर्स, कुछ मुस्लिम मेंबर्स ऑब्जेक्ट करते हैं कि यार हम नहीं चाहते कि ये प्रपोजल पास हो। देयर शुड बी अ प्रोविजन दैट वोट इज क्लियर्ड बाय 2/3 मेजोरिटी। 50% मेजोरिटी वाला प्रोविजन कहते हैं कि हमें ऑप्रेसिव लग रहा है, हमारे 5 बंदे हैं, तुम्हारे 5 बंदे हैं, एक डिप्रेस क्लासेस के रिप्रेजेंटेटिव है, 6 के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो मान लो तुम्हारे 5 बंदे और 2 वो एक शेड्यूल कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स और 6 के रिप्रेजेंटेटिव्स कुछ बोल रहे हैं, तुम तो अपना प्रपोजल पास करवा लोगे, हमारे मेंबर्स ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, तो कैसे बात बनेगी? इन केस ऑफ डिवीजन ऑफ वोट्स एंड अगर मुस्लिम मेंबर्स ऑब्जेक्ट करते हैं तो वोट शुड बी क्लियर्ड ओनली बाय 2/3 मेजोरिटी, हमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए। अब ये जो डिमांड्स थी थोड़ी अनरीजनेबल डिमांड्स थी। कांग्रेस कहती है तुम्हारा एक तो प्रिंसिपल एक्सेप्ट कर लिया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि कास्ट हिंदूज एंड मुस्लिम्स को इक्वल पेडेस्टल पे रख दिया गया है, इवन दो मुस्लिम्स आर ओनली 1/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, फिर भी मुस्लिम्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम और डिमांड्स रख रहे हो। तो इस बात पे ये डिसएग्रीमेंट होती है एंड प्लान रिजेक्ट कर लिया जाता है। लॉर्ड वेवल हैड गिवन प्लेस टू 6 मुस्लिम्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 14। द ब्रिटिश हैड गिवन इट द पावर टू वीटो एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल व्हिच वाज नॉट in its interest, but Muslim represented only 25% of the Indian population। मैं तो 1/3 बोल गया, लाइक करेक्शन यहाँ पर आप कर लेना, 25% ऑफ द पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते थे, फिर भी उन्हें इक्वल पेडेस्टल पे रख के इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है, खुश होने के बजाय और नखरे किए जा रहे हैं।
Thus, these unreasonable demands were rejected by Congress. Muslim League did not relent and Wavell dropped his plan. तो hence वेवल प्लान की समाप्ति होती है। अगले सेट ऑफ नेगोशिएशंस पे पहुंचते हैं। एक छोटा सा यहाँ पर पॉइंट है, वेवल्स ब्रेकडाउन प्लान। जब वेवल का प्लान फेल हो गया, उन्होंने एक अपना ऑल्टरनेटिव प्लान भी तैयार रखा था। उन्होंने ब्रिटिश कैबिनेट को बोला था कि या तो ये मेरा प्लान मान लेंगे इंडियन लीडर्स, नहीं तो फिर हम ये कर देंगे। वो नहीं तो फिर ये क्या था, वेवल का ब्रेकडाउन प्लान। In case of a disagreement, British should withdraw to the 6 Pakistan provinces, leaving Congress to deal with the rest of India. कहते हैं कि अगर मेरा प्लान सक्सेसफुल नहीं होता, लीडर्स अग्री नहीं करते हैं, तो हम एक काम करेंगे, जो पाकिस्तान वाले प्रोविंसेस हैं, मतलब पाकिस्तान जो लीग कह रही थी कि पाकिस्तान होना चाहिए, जो पंजाब, अफगानिया, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, बलूचिस्तान, सिंध एंड जो ईस्ट पाकिस्तान वाला एरिया था, असम वाला रीजन था, जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश वाला रीजन है, उन रीजन्स में हम विड्रॉ कर लेंगे एंड बाकी का जो इंडिया बचा वो हम कांग्रेस को हैंड ओवर कर देंगे। ये था ब्रेकडाउन प्लान, दैट ब्रिटिश शुड विड्रॉ टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, द पाकिस्तान प्रोविंसेस, रेस्ट ऑफ द इंडिया शुड बी ट्रांसफर्ड टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन ब्रिटिश सरकार अब ये प्लान रिजेक्ट कर देती है। यार क्या तू बात कर रहा है, हमारी कोई प्रेस्टीज है, हमारी कोई इज्जत है दुनिया में कि सारी दुनिया के ऊपर हमने कंट्रोल बनाया हुआ है, हम एक रिस्पॉन्सिबल पावर हैं एंड अगर कोई इशू आ गया हम उस इशू को रिजॉल्व करके ही अपने आप को विड्रॉ करेंगे। ऐसा आधा अधूरा सा सोल्यूशन नहीं देंगे कि यहाँ तक तो हमने सोल्यूशन निकाल दिया, इसका हमारे पास सोल्यूशन नहीं है तो हम इस तरह से बीच में से छोड़ के आ गए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही इस प्लान को रिजेक्ट कर देती है कि हम नहीं ये चीज़ से एक्सेप्ट करेंगे। इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश, फॉर होम लिविंग विदाउट अ यूनिवर्सली अग्रीड अग्रीमेंट वॉज डिसऑनरेबल। क्या हमें शोभा नहीं देता दुनिया की सबसे बड़ी इंपीरियल पावर इस तरह से विड्रॉ कर रही है, तो या तो हम सोल्यूशन निकाल लेंगे या फिर मतलब इस तरह से तो हम नहीं निकलेंगे। नेक्स्ट आता है फिर कैबिनेट मिशन प्लान। अब ब्रिटिश सरकार कहती है यार तुमसे ना हो पाएगा, इंडिया जो हम बंदे भेज रहे हैं तुमसे तो हो नहीं रहा, तो हम अपना एक हाई पावर्ड कमीशन भेजते हैं, हम अपनी कैबिनेट के कुछ मंत्रियों को इंडिया भेजते हैं, इन्हें फुल पावर्स देके हम इंडिया भेजेंगे ताकि ये इंडियन प्रॉब्लम को समझें एंड उसका कोई सोल्यूशन प्रेजेंट करें। तो 3 ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं, एक तो पुराने वाले सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस एंड एक और थे एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस एंड सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। इन 3 बंदों की एक कमेटी, ये कैबिनेट मिशन इंडिया आता है एंड इंडियन लीडर्स के साथ नेगोशिएट करता है। बैकग्राउंड इसकी ये होती है कि वॉर खत्म हो गई है, वॉर के बाद इंग्लैंड में इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गए। अगर इंडिया में इलेक्शंस नहीं कंडक्ट करवाए अगर इंडिया में इलेक्शंस नहीं हो पा रहे थे तो इंग्लैंड में भी इलेक्शंस नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि यार वहां भी लड़ाई चल रही हो, कहते हैं लड़ाई के बाद इलेक्शंस करेंगे, जो उनके डोमेस्टिक इलेक्शंस होने थे। तो लड़ाई के बाद इंग्लैंड में इलेक्शंस होते हैं, नई लेबर सरकार बनती है, नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं क्लेमेंट एटली। वो प्रॉमिस करते हैं कि मैं इंडियन प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालूंगा। जो लेबर पार्टी होती है ब्रिटेन की, इट वाज सिंपैथेटिक टू द डिमांड्स ऑफ इंडियंस। वो इंडियंस के जो डिमांड्स थी आज़ादी की उसके प्रति काफ़ी सिंपैथेटिक थी एंड विड्रॉल ऑफ पावर के फेवर में थी। अब किस तरह से विड्रॉल ऑफ पावर करनी है, उस केस में क्लेमेंट एटली अपना एक कैबिनेट मिशन इंडिया भेजते हैं। 3 मेंबर्स आप याद रखेंगे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर एंड पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस was also the new secretary of state। तो इस कंटेक्स्ट में ये कैबिनेट मिशन इंडिया आता है एंड डिस्कशंस करता है। तो 3 मेंबर्स ऑफ कैबिनेट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही दिए हैं। अब ये क्या रिफॉर्म्स डिस्कस करते हैं या क्या प्रपोज करते हैं, देखा जाए तो कैबिनेट मिशन प्लान लास्ट अटेम्प्ट था टू कीप इंडिया यूनाइटेड। एंड ये जो क्लेमेंट एटली ने बात की थी कि थोड़ा सा इनोवेटिव सॉल्यूशन चाहिए एंड कैबिनेट मिशन को पूरी पावर देके इंडिया भेजा था, यार तुम किसी भी तरह से इंडियन प्रॉब्लम को सॉल्व करके आना जहां तक पॉसिबल हो पाए। तो काफ़ी खरे भी उतरते हैं कैबिनेट मिशन वाले मेंबर्स, क्योंकि वो एक इनोवेटिव सॉल्यूशन प्रेजेंट भी करते हैं। जहां
पाकिस्तान की जो सेपरेटिस्ट डिमांड है उसको भी कुछ हद तक सेटिस्फाई किया गया, एंड जो कांग्रेस की मेन डिमांड थी टू कीप इंडिया लार्जली यूनाइटेड उसको भी कुछ हद तक सेटिस्फाई करने की कोशिश की गई। तो सभी पार्टीज को थोड़ा सा अपने साथ इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं कैबिनेट मिशन वाले। क्या बोलते हैं, डिस्कस करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ यूनियन ऑफ इंडिया कंप्राइजिंग बोथ द ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट्स। एक हम यूनाइटेड इंडिया बनाएंगे, यूनियन ऑफ इंडिया बनाएंगे, जिसमें ऑल द एग्जिस्टिंग ब्रिटिश प्रोविंसेस, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स, दे वुड बी पार्ट ऑफ दैट यूनियन। फिर इस यूनियन के पास ये जो कॉमन सेंटर बनेगा, इसके पास क्या पावर्स होंगी? यूनियन वुड रिमेन इन चार्ज ऑफ ओनली फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशंस। ये तीन बड़ी चीजें यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगी। द डिफेंस ऑफ द एंटायर टेरिटरी, द फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस वुड इंक्लूड ट्रांसपोर्ट एंड रोडवेज ऑल्सो, जैसे रेलवे वगैरह, वो सब भी यूनियन के पास रहेगा। बाकी सारी की सारी पावर्स, इन तीन पावर्स को छोड़ के बाकी सारी जो पावर्स बची, रेजिडुअरी पावर्स बची, वो सारी होंगी प्रोविंसेस के पास। वो सारी पावर्स किसके पास होंगी? प्रोविंसेस के पास। Provision was also made for 3 groups of provinces to possess their separate constitutions. अब यहाँ इन प्रोविजंस में ये मुस्लिम लीग की डिमांड को सेटिस्फाई करते हैं। अब जैसे अब तक के प्रोविजंस पढ़ के तो आपको लग रहा होगा कि कांग्रेस डिमांड ही सेटिस्फाई हुई है कि एक यूनाइटेड इंडिया क्रिएट कर दिया, सब कुछ पार्ट ऑफ इंडिया बना दिया, एक कॉमन सेंटर भी बना दिया जो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन देख रहा है। मुस्लिम लीग की डिमांड कहाँ एड्रेस हुई? वो एड्रेस होती है यहाँ पर। कैसे? वो कहते हैं कि जो यूनियन गवर्नमेंट है इसके पास सिर्फ डिफेंस, कम्युनिकेशंस एंड फॉरेन अफेयर्स है। बाकी की सारी पावर्स किसके पास हैं? प्रोविंसेस के पास हैं। मल्टीपल प्रोविंसेस हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स भी हैं उन्हें भी ज्वाइन करवा लिया जाएगा, उनके पास भी सारी पावर्स होंगी। तो इंडिविजुअल मल्टीपल प्रोविंसेस के पास ये पावर्स हैं। लेकिन एक और एडिशनल जो ये जो लास्ट क्लॉज है, प्रोविजन वाज आल्सो मेड फॉर 3 ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस टू पोजेस देयर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहे हैं कि अगर इन लेट्स से के 10 प्रोविंसेस हैं, इन 10 प्रोविंसेस में से ये 4 प्रोविंसेस कह रहे हैं कि भाई हमने एक ग्रुप बनाना है, हमने एक गठ बनाना है, एंड इस ग्रुप के पास कुछ अपनी पावर्स होनी चाहिए, एक अपना ग्रुप को मैनेज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, वो भी अलाउड है, वो भी अलाउड है। अब मुस्लिम लीग को बोला कि आपके जो पाकिस्तान वाले प्रोविंसेस हैं आप अपना ग्रुप बना लो, उस ग्रुप का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन लिख दो, उस ग्रुप की जो सरकार होगी, जो उस ग्रुप लेवल पे जो लेजिस्लेचर होगा, उस ग्रुप लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव होगा, उसकी क्या पावर्स होंगी, उसके पास क्या अथॉरिटी होगी, ये भी तुम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख लो। तो तुम अपनी ग्रुप लेवल पे सरकार चलाते रहो, सिर्फ डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड फॉरेन अफेयर्स यूनियन लेवल पे छोड़ दिया जाए। तो प्रोविजन वाज आल्सो मेड फॉर 3 ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस टू पोजेस देयर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशंस, कि एक तो बंगाल, असम वाला कर दिया, जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस इधर हैं, जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस उधर हैं, एंड रेस्ट ऑफ द इंडिया जो हिंदू मेजॉरिटी था। 3 ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस कहते बना देते हैं, अपने ग्रुप लेवल पे अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख दो, जो पावर देनी है दे दो। वैसे भी सारी पावर तो प्रोविंशियल लेवल पे ही है। अगर प्रोविंसेस की आपस में सहमति हो कि हमने एक ग्रुप बनाना है, एंड ग्रुप लेवल की जो सरकार होगी उसके पास ये पावर होगी, ये पावर होगी, ये पावर होगी, तो बना लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन दिस वे लाइक इनोवेटिव सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की गई कैबिनेट मिशन द्वारा। लास्ट पॉइंट था इनका, अ प्रपोजल वाज एनविसेज्ड फॉर सेटिंग अप ऑफ अ इंटरिम गवर्नमेंट। शुरू से ही बात हो रही है इंटरिम गवर्नमेंट की। अब इस इंटरिम गवर्नमेंट में किस तरह से, मतलब क्या इसका रोल रहेगा? विच वुड रिमेन इन ऑफिस टिल अ न्यू गवर्नमेंट वाज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये कहते हैं कि अब यार एक नया सा स्ट्रक्चर हम एग्जिस्टेंस में ला रहे हैं कि यूनियन गवर्नमेंट के पास ये पावर है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास बाकी की सारी पावर्स हैं, बट अपनी श्रद्धा से कुछ पावर्स ग्रुप लेवल पे ये दे सकते हैं। हो सकता है किसी केस में, किसी ग्रुप के केस में ज्यादा पावर दे दें, किसी ग्रुप के केस में कम पावर दें, लेकिन ये प्रोविंसेस की श्रद्धा है कि कितना इन्होंने पावर्स ऊपर ग्रुप लेवल पे देने हैं। तो
तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो काम नहीं करेगा यहाँ पर, तो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पड़ेगा। अब वो नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए हम एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंट करेंगे। ऑलरेडी कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1937 में इलेक्शंस हुए थे, जिसके बारे में हमने डिस्कशन की थी। अगले इलेक्शंस होने थे 1942 में, लेकिन वो हो नहीं पाए क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रही थी। वर्ल्ड वॉर आज की डेट में खत्म हो चुकी है। इन एनी केस नए इलेक्शंस कंडक्ट होने ही थे अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो कैबिनेट मिशन क्या प्रपोज करता है कि ये जो इलेक्शंस होंगे, इन इलेक्शंस के बेसिस पे आप सरकार तो बना लो, इंटरिम गवर्नमेंट तो बना लो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स भी इसी इलेक्शन के बेसिस पे आप इलेक्ट कर लो। नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स उन इलेक्शंस के बेसिस पे चुन लिए जाएं जो इलेक्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पुराने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होने थे। तो 1946 में हमारे इलेक्शंस होते हैं। ये इलेक्शंस दो काम करते हैं, एक तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल सरकारें जो बनती हैं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, उसके सारे मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। दूसरा काम, मतलब इसी से ही मिलता जुलता काम, कि सेंट्रल लेवल पे भी जो बंदे होते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेचर के भी जो बंदे होते हैं, डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल लेवल अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो वो वाले मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। ये हो गया इनका इलेक्टोरल काम। दूसरा पर्पस क्या सर्व करते हैं इलेक्शंस, कि ये जो बंदे इलेक्ट होके प्रोविंशियल लेवल पे गए हैं, सेंट्रल लेवल पे गए हैं, यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स भी इलेक्ट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स भी इनडायरेक्टली इलेक्ट करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स आपने ध्यान में रखना है, दे वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, दे वर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड। यही बंदे जो चुन के आते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में, सेंट्रल लेजिस्लेचर में, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स भी इलेक्ट करते हैं। तो ये इनका प्रपोजल था। जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा जाता तब तक एक इंटरिम सरकार बनाई जाएगी, तब तक एक टेम्परेरी सरकार बनाई जाएगी। चलो जी, अब what was the response of various parties towards the cabinet mission? इनिशियली कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कहते कि हाँ ठीक लग रहा है कि मोटी मोटी हमारी डिमांड्स एक्सेप्ट हो रही हैं, लेकिन लेटर ऑन इसके इंटरप्रिटेशन के केस में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जुलाई के महीने में इलेक्शंस के रिजल्ट्स फाइनली कंपाइल किए जा रहे थे, इलेक्शंस हो रहे थे, इलेक्शंस के रिजल्ट्स कंपाइल किए जा रहे थे। इस महीने में इंटरप्रिटेशन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान पे डिफरेंसेस आते हैं। तो दोनों ही पार्टीज इवेंचुअली जो इंटरप्रिटेशन होती है, जैसे कांग्रेस से पूछ लिया जाता है कि क्या आप इन टोटलिटी जो भी कैबिनेट मिशन प्लान ने बोला है सब कुछ एक्सेप्ट करते हो, इंक्लूडिंग द ग्रुपिंग क्लॉजेज एंड ग्रुप लेवल के कॉन्स्टिट्यूशन। तो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स बोल देते हैं, जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे स्टेटमेंट देते हैं कि हमने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट करने को हाँ बोल दिया, पूरा कैबिनेट मिशन एक्सेप्ट नहीं किया है। तो जिन्हा उसके बाद मतलब ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोल देते हैं, जिन्हा इस बात का बहुत ऑफेंस ले जाते हैं कि यार ऐसे कैसे नेहरू ने बोल दिया, तो वो कहते हैं हमने तो कैबिनेट मिशन प्लान ही नहीं पसंद है, हमें तो कैबिनेट मिशन प्लान ही नहीं पसंद है, हम रिजेक्ट करते हैं। तो उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान ही रिजेक्ट कर दिया। इसके बैकग्राउंड में एक और डेवलपमेंट हो रही थी, कैबिनेट मिशन प्लान उन्होंने क्यों रिजेक्ट कर दिया। इलेक्शंस कंडक्ट होती हैं, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देख ही लेते हैं। इलेक्शंस ऑफ 1946, इलेक्शंस कंडक्ट होती हैं जुलाई 1946 में। इसके रिजल्ट्स बहुत रिमार्केबल थे, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम पिछले वाले रिजल्ट्स थे। पिछले वाले रिजल्ट्स में हमने क्या देखा था कि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में भी मुस्लिम लीग जीत नहीं पाई थी, लेकिन यहां पर रिजल्ट्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। 214 जनरल सीट्स में से 205, ऑलमोस्ट 100% ऑफ दी सीट्स, जनरल सीट्स कांग्रेस जीतती है। 78 मुस्लिम सीट्स थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स के तहत। पिछली बार इतनी रिमार्केबल डिफरेंशिएशन नहीं थी। इस 1946 के इलेक्शंस में क्या होता है, 73 आउट ऑफ 78, अगेन ऑलमोस्ट 100% ऑफ द मुस्लिम सीट्स दे वर सिक्योर्ड बाय मुस्लिम लीग। तो अब जिन्हा बहुत
मॉरली बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड के ऊपर थे कि देखा, मैं तो पहले ही बोल रहा था सिर्फ मुस्लिम लीग ही है जो मुस्लिम ओपिनियन को रिप्रेजेंट करती है। सिर्फ मुस्लिम लीग के पास अथॉरिटी होनी चाहिए मुस्लिम्स के लिए बोलने के लिए, और किसी के पास अथॉरिटी नहीं है। अगर किसी और के पास अथॉरिटी होती तो वो वोट ना जीतते। अगर यूनियनिस्ट पार्टी किसी काम की होती तो वो वोट ना जीतती मुस्लिम की। अगर कांग्रेस पार्टी बोलती है कि हम भी मुस्लिम को रिप्रेजेंट करते हैं तो वोट ना जीतती। तो जो मेरा पॉइंट है कि सिर्फ मुस्लिम लीग ही मुस्लिम ओपिनियन को रिप्रेजेंट करती है, वो करेक्ट पॉइंट है। ये आप देख सकते हो इलेक्शंस ऑफ 1946 में, ऐसा मोहम्मद अली जिन्ना बोलते हैं। अब वो स्ट्रॉन्गर पोजीशन पे हैं। दूसरा, अब इन रिजल्ट्स के कॉन्सिक्वेंस में क्या होता है। ओवरऑल तो देखा जाए कांग्रेस ने 205 सीटें जीती हैं, तो वो मेजोरिटी में ही थी, सरकार उनकी बननी थी। तो कांग्रेस को पूछते हैं वाइसरॉय कि भाई तुम आके अपनी सरकार बना लो, इंटरिम गवर्नमेंट में तुम पार्टिसिपेट कर लो, जो कि कैबिनेट मिशन प्लान ने बोला है। तो इस कंटेक्स्ट में वो बात होती है कि यार हम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हमने कैबिनेट मिशन प्लान को इन टोटलिटी नहीं एक्सेप्ट किया है, हमने तो सिर्फ ये बात एक्सेप्ट की है कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ज्वाइन करेंगे, भारत का एक नया संविधान लिखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो बैठने के लिए हम तैयार हैं। आपको पता ही है 1946 में दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो वहां से कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का हमारा दौर स्टार्ट होता है। तो कहते हैं यहां तो हम बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट में बैठने के लिए हम तैयार नहीं हैं। अब आज की डेट में अगर लेट्स से इलेक्शंस होते हैं, जो सबसे बड़ी पार्टी है उसे इनवाइट किया जाएगा, प्रेसिडेंट साहब या गवर्नर साहब एट द प्रोविंशियल स्टेट लेवल, वो सिंगल जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, मेजॉरिटी पार्टी होगी, उसके लीडर को इनवाइट करेंगे कि आप अपनी सरकार बना लो। मान लो उस पार्टी का लीडर मना कर देता है कि उस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स मना कर देते हैं हमने नहीं सरकार बनानी, फिर क्या होगा। मतलब एक पार्लियामेंट्री वो होता है कि फिर नेक्स्ट जो लार्जेस्ट पार्टी होती है उसके रिप्रेजेंटेटिव को बोला जाता है कि यार आप सरकार बना लो एंड अपनी मेजॉरिटी प्रूव करो, हाउस में अपनी मेजॉरिटी प्रूव करो। तो जिन्हा वाज एक्सपेक्टिंग कि यार जब कांग्रेस ने गवर्नमेंट ज्वाइन करने से मना कर दिया, जो अगली लार्जेस्ट पार्टी है वो मुस्लिम लीग थी, तो हमें इनवाइट किया जाएगा गवर्नमेंट बनाने के लिए, लेकिन वाइसरॉय इनवाइट नहीं करते हैं। कहते यार कि ये क्या बात बनी है कि अगर कांग्रेस ही नहीं सरकार ज्वाइन करेगी तो फिर क्या इंटरिम सरकार का हम क्या करेंगे। तो लॉर्ड वेवल मुकर जाते हैं कि ऐसी कोई सरकार नहीं हम बना रहे जिसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं कर रही, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो सरकार में बैठी नहीं हुई है, हम मुस्लिम लीग की सरकार बना दें। कह रहे ऐसा कुछ नहीं होगा। अब इन दी लाइट ऑफ दीज पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स मोहम्मद अली जिन्ना कैबिनेट मिशन प्लान को ही रिजेक्ट कर देते हैं। कह रहे मैंने देख लिया है, तुम सब मेरे को बना रहे हो बेवकूफ, कि बनता तो मेरा है। अब जिन्हा कहीं वो बार्गेन कर रहे हैं, कहीं वो बार्गेनिंग पोजीशन पे नहीं होते हैं, कई बार वो नाजायज सी बात बोलते हैं, कई बार उनको लगता है कि यार मेरा तो जायज़ पॉइंट बनता था। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि यार अब तुम मुझे इनवाइट कर नहीं रहे हो सरकार बनाने के लिए, ऑन दी अदर हैंड तुम कह रहे हो कि तुम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठने के लिए तैयार हो, तो ऐसे कैसे बात चलेगी। वो कहते हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान मेरी तरफ से रिजेक्टेड है, अब हम डायरेक्ट एक्शन से काम करेंगे। बहुत हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत होगी नेगोशिएशंस, अब डायरेक्ट एक्शन से काम किया जाएगा। हम सड़कों पे उतर जाएंगे एंड वही सारा वॉयलेंस, ब्लडशेड एंड कम्युनल राइट्स वगैरह हुए एंड सरकार की फंक्शनिंग को इम्पॉसिबल कर देंगे। मतलब यहाँ पर रहना ही, यहाँ पर गवर्नेंस करना ही हम इम्पॉसिबल बना देंगे। तो 16th August I think was to be observed as direct action day by मोहम्मद अली जिन्ना। तो खूब कम्युनल राइट्स स्टार्ट हो जाते हैं, काफ़ी वॉलेटाइल सी पोजीशन बन जाती है। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दी सरकार टू रन दी शो। अब जब ये चीज़ें चल रही होती हैं, ये सारा वॉयलेंस चल रहा होता है, कम्युनल राइट्स चल रहे होते हैं, सरकार लॉर्ड वेवल कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हैं, यार आप लोग सरकार क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो, कैबिनेट मिशन प्लान तभी आगे बढ़ेगा, इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी तभी आगे की डेवलपमेंट्स होंगी, तो आप इंटरिम सरकार बना लो, इंटरिम सरकार में आप पार्टिसिपेट कर लो। इवेंचुअली कांग्रेस के लीडर्स इंटरिम सरकार बनाने के लिए अग्री कर जाते हैं। तो इंटरिम सरकार बनती है जिसमें कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं, मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं, जो कि उन्होंने बोला होता है, कैबिनेट मिशन प्लान ने जो कि बोला होता है।
अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ जाती है। इंटरिम सरकार का पर्पस ये होता है कि ये दिखाना, कैबिनेट मिशन प्लान ने क्या बोला था कि आप एक इंटरिम सरकार बनाओ, एक कॉमन सेंटर बनाओ, एंड ये इंटरिम सरकार विद द पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग देश को रन करेगी जब तक ब्रिटेन फॉर्मली विड्रॉ नहीं करते हैं। अब मुस्लिम लीग को अगर ये दिखाना था कि भाई हमें एक सेपरेट मुल्क चाहिए, हमें एक सेपरेट देश चाहिए, तो एक चीज जो उन्हें प्रूव करनी थी कि इस देश को यूनाइटेड मैनर में रन नहीं किया जाता, तो वो चीज वो अचीव करते हैं डायरेक्ट एक्शन से। कि जब सड़कों पे ही इतना कत्लेआम मचा हुआ है तो आप किस तरह से कह सकते हो कि ये देश अच्छे से चल पाएगा, इस देश का बंटवारा करना पड़ेगा। इस तरह से मुस्लिम लीग अपनी डिमांड रखती है। फिर सरकारी लेवल पे किस तरह से अपना पॉइंट रेज करती है कि सरकार की फंक्शनिंग ही हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, सरकार में हम बैठे तो हैं लेकिन सरकार को काम नहीं करने देंगे। इनके रिप्रेजेंटेटिव थे लियाकत अली खान, जो इवेंचुअली पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं। ये इंटरिम गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर थे, मतलब फाइनेंस का पोर्टफोलियो लियाकत अली खान के पास था। अब कोई भी कांग्रेस के मेंबर कोई भी प्रपोजल पेश करते थे, किसी भी प्रपोजल को अगर इंप्लीमेंट करना तो यार पैसे चाहिए, फाइनेंस का अप्रूवल तो चाहिए ही है, तो कांग्रेस के मिनिस्टर्स कोई भी प्रपोजल लेके आते थे, लियाकत अली खान रिजेक्ट कर देते थे कि पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, कहाँ से ये काम करते हैं, पैसे ही नहीं है। तो जैसे एक स्टेटमेंट सी है, कांग्रेस प्रपोजेस लियाकत डिस्पोजेस, कि लियाकत अली खान हर कांग्रेस का प्रपोजल रिजेक्ट कर देते थे। आइडिया क्या था कि कांग्रेस के लिए इम्पॉसिबल बना दें इंटरिम गवर्नमेंट को रन करना। तो अगर तुमने गवर्नमेंट को रन करना है तो बंटवारा कर लो। इस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा था, सड़कों के ऊपर भी सरकार के अंदर भी। तो फिर ब्रिटिश सरकार भी इस बात से बहुत परेशान हो जाती है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ग्रिम थी उन दिनों में, कम्युनल राइट्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे थे, ब्रिटिश सरकार भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थी, एंड एम्बैरेसिंग सिचुएशन भी हो रही थी ब्रिटिश सरकार के लिए इंटरनेशनली कि इंडिया में क्या हो रहा है। तो ब्रिटिश सरकार अब नए वाइसरॉय को भेजती है, लॉर्ड माउंटबेटन। ही वॉज अपॉइंटेड एज लॉर्ड माउंटबेटन वॉज अपॉइंटेड एज the new viceroy of India, and इन्हें complete power दी गई to settle the Indian question। किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। तो उससे पहले फेब्रुअरी डिक्लेरेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एटली। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर फेब्रुअरी 1947 में डिक्लेयर करते हैं कि ब्रिटिश आर गोइंग टू लीव इंडिया लेटेस्ट बाय जून 1948 के जून 1948 तक तो हम इंडिया छोड़ ही देंगे, कोशिश करेंगे एक ऑनरेबल सेटलमेंट आए, अगर नहीं भी ऑनरेबल सेटलमेंट आती है, कुछ भी हो, हम जून 1948 को तो ट्रांसफर ऑफ पावर कर ही देंगे। एंड इस कंटेक्स्ट में वो डिक्लेयर करते हैं कि मैं लॉर्ड माउंटबेटन को एज अ न्यू वाइसरॉय इंडिया भेज रहा हूँ, इसे फुल पावर्स देके भेज रहा हूँ, प्लेनिपोटेंशियरी पावर्स देके भेज रहा हूँ कि इंडिया जाके कुछ भी करके तेरे पास कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, जो तू अग्रीमेंट कर देगा ब्रिटिश सरकार उस पर ना नुक्कर नहीं करेगी, उसे पास कर देगी, बट तू इंडियन प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया आते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन से इंडिया में पूछा जाता है कि यार आप बताओ कब आप ट्रांसफर ऑफ पावर करोगे, किस तारीख को ट्रांसफर ऑफ पावर करोगे। वो कहता है यार हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोल तो दिया है जून 1948 से पहले पहले हम चले जाएंगे। तो वो जर्नलिस्ट थोड़ा सा उसे पुश करते हैं कि यार नहीं सर आप एग्जैक्टली डेट बताओ कब जाओगे, हमें तो एग्जैक्ट डेट चाहिए। तो वो कहते हैं कि चलो 15 अगस्त 1947 को हम इंडिया को आज़ाद कर देते हैं, जाओ खुश रहो। अब 15 अगस्त की भी एक कहानी थी। लॉर्ड माउंटबेटन वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लाइक कमांडर ऑफ द अलाइड फोर्सेस थे, नेवल कमांडर ऑफ द अलाइड फोर्सेस थे इन द ईस्टर्न थिएटर। तो जापानीज आर्मी का इन्होंने आर्मिस्टिस साइन करवाया होता है, मतलब उनकी लाइफ में पर्सनली 15 अगस्त वॉज एन इंपॉर्टेंट डेट। तो बोल लेते हैं कि जाओ या तुम्हें 15 अगस्त को आज़ाद कर देंगे। अब उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स एकदम से बढ़ा ली। एटली ने टाइम दिया था जून 1948 का, अब एकदम से इतनी जल्दी इन्होंने बोल दिया 15 अगस्त 1947। इतने कम टाइम फ्रेम में किस तरह से एक वर्केबल सॉल्यूशन आएगा। तो उस कंटेक्स्ट में ये क्या करते हैं, अपना प्लान पेश करते हैं जिसे हम बोलते हैं द माउंटबेटन प्लान और जून 3 प्लान।
क्या मेन प्रोविजंस थे माउंटबेटन प्लान के? माउंटबेटन दोनों पार्टीज़ के लीडर्स के साथ नेगोशिएट करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, बट अल्टीमेटली वो इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि यार इंडियन प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि पार्टीशन कर दिया जाए, क्योंकि अदरवाइज भी सरकार के पास कोई पावर नहीं है, सरकार मतलब गवर्नमेंट मशीनरी काम ही नहीं कर पा रही है बिकॉज ऑफ डेडलॉक। सड़कों पे इतना कत्लेआम हो रहा है, इतने कम्युनल राइट्स वगैरह हो जाते हैं, तो इससे अच्छा तो पार्टीशन ही कर देते हैं। कांग्रेस के मेंबर्स को भी वो ये बात समझा देते हैं, मुस्लिम लीग तो यही चाहती होती है कि पार्टीशन हो जाए, तो अल्टीमेटली कांग्रेस भी अग्री कर जाती है टू द आइडिया ऑफ पार्टीशन। इंडिया वाज टू बी फ्री बट डिवाइडेड। Sindh, Baluchistan and Northwest Frontier Province, they were to be given to the state of Pakistan. Sindh, Baluchistan and NWFP तो डायरेक्टली पाकिस्तान के पास चले गए। Fate of Bengal and Punjab, ये अब ट्रबलसम प्रोविंसेस थे, क्योंकि ये अदरवाइज हम काफ़ी टाइम से हम डिस्कशन कर रहे हैं कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या थी कि क्लियर डिमार्केशन एग्जिस्ट करती थी। एक पोर्शन मुस्लिम मेजॉरिटी था, एक पोर्शन ऐसा भी था जो हिंदू मेजॉरिटी था, बंगाल में भी एंड पंजाब में भी। अब इनका क्या किया जाए? फेट ऑफ बंगाल एंड पंजाब, इट वॉज टू बी डिसाइडेड बाय देयर रिस्पेक्टिव असेंबलीज वेदर दे वांटेड पार्टीशन or they wanted to join India, or they wanted to remain with India, or they wanted to be with Pakistan. आइडिया क्या था कि पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली के दो हिस्से कर दिए जाएं। पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली में मान लेते हैं कि उस जमाने में 60 मेंबर्स होंगे, हिंदू मेंबर्स को अलग बिठाया जाए, मुस्लिम मेंबर्स को अलग बिठाया जाए। अलग अलग कमरे में रख दिया हिंदू मेंबर्स को, मुस्लिम मेंबर्स को। इनसे पूछा जाए कि क्या तुम्हें पार्टीशन चाहिए? इनसे पूछा जाए क्या तुम्हें पार्टीशन चाहिए? दोनों में से किसी एक ने भी बोल दिया कि पार्टीशन चाहिए तो पार्टीशन हो जाएगी। सेम वाज टू बी डन विद बंगाल। हिंदू मेंबर्स को अलग बिठाओ, मुस्लिम मेंबर्स को अलग बिठाओ। इनसे पूछो क्या तुम्हें पार्टीशन चाहिए, उनसे पूछो क्या तुम्हें पार्टीशन चाहिए। दोनों में से किसी एक ने भी बोल दिया भी हाँ जी हमें तो पार्टीशन चाहिए, तो पार्टीशन कर दी जाएगी। बोथ द प्रोविंसेस दे वोटेड फॉर पार्टीशन। तो इस तरह से माउंटबेटन प्लान आया। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग दोनों ने ही इवेंचुअली ये प्लान एक्सेप्ट कर लिया। ऑन द बेसिस ऑफ माउंटबेटन प्लान, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज रश्ड थ्रू ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1947। जुलाई 1947 में क्विकली इसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास कर दिया गया दैट इंडिया वुड बी यूनाइटेड। क्या थे इसके मेन प्रोविजंस? पार्टीशन ऑफ कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान वुड कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 15th August 1947। 15th August 1947, British government would transfer all parts to these two dominions. इंडियन प्रोविंसेस के केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, पाकिस्तान वाले प्रोविंसेस के केस में पाकिस्तान गवर्नमेंट को सारी की सारी पावर ट्रांसफर कर दी जाएगी। आज के बाद तुम जिम्मेदार हो, हम तो जा रहे हैं। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ऑफ द टू डोमिनियंस व्हिच विल हैव फुल अथॉरिटी टू फ्रेम देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशंस। अब तक इट वॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जिसके तहत देश को रन किया जा रहा था। अब देश का बंटवारा हो गया है, इंडिया अलग है, पाकिस्तान अलग है। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एग्जिस्ट कर रही है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान एग्जिस्ट कर रही है। हम सारी की सारी पावर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को ट्रांसफर करके जा रहे हैं। इस केस में इनकी असेंबली को, इस केस में इनकी असेंबली को। एंड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को ये भी पावर देके जा रहे हैं कि तुम भाई जैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहो वैसा कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकते हैं। हमारे किसी पिछले कॉन्स्टिट्यूशन का हमने जो भी पहले बोला हो, किया हो, ये तुम्हारी मर्जी है कि उसे रखना है, कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। तुम जैसा चाहो अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकते हो। The constitution assemblies which will have full authority to frame the respective constitutions. A boundary commission would demarcate the boundaries of the provinces of Punjab and Bengal. अब दोनों पंजाब एंड बंगाल ने दोनों ने बोल तो दिया कि भाई हमें पार्टीशन चाहिए, लेकिन अब पार्टीशन कैसे होगी, कैसे डिमार्केट किया जाएगा? विलेज लेवल पे डिमार्केट करना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिमार्केट करना है, तहसील लेवल पे डिमार्केट करना है, कैसे बंटवारा करना है, कैसे डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा इलाका पाकिस्तान में जाएगा, कौन सा इलाका इंडिया में आएगा? अब इसके लिए ये एक कमीशन अपॉइंट करते हैं, रेडक्लिफ कमीशन।
रेडक्लिफ बाउंड्री कमीशन अपॉइंट किया जाता है। इसके चेयरपर्सन सर सिरिल रेडक्लिफ थे, इसके नाम पे लाइक रेडक्लिफ कमीशन बोल देते हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन को भी रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं। इंडिया बांग्लादेश की भी बाउंड्री लाइन को हम रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं, क्योंकि रेडक्लिफ वाज दी चेयरपर्सन ऑफ द बाउंड्री कमीशन जिसने बाउंड्री डिसाइड की है। तो इवेंचुअली मतलब ये कमीशन अल्टीमेटली अपना अवार्ड देता है। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा ब्रिटिश का डर्टी प्ले आप देखो। रेडक्लिफ कमीशन की रिपोर्ट कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 से पहले ही तैयार थी, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ये रिपोर्ट पब्लिश नहीं करते हैं, अनाउंस नहीं करते हैं रेडक्लिफ अवार्ड। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उन्हें पता था कि सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल है। रेडक्लिफ कमीशन जितनी भी सिंसेरिटी से काम कर ले, कुछ ना कुछ लोग तो ऑफेंड हो गई। लाइक पीपल वर नॉट लाइक क्लियर कि यार हम इंडिया में आएंगे कि पाकिस्तान में जाएंगे, ये हमारा घर रहेगा या नहीं रहेगा, वेदर वी वुड बी फोर्स्ड टू मूव और नॉट इन दी एटलीस्ट इन दी जो बाउंड्री वाले रीजन्स थे। कुछ लोगों को तो क्लियर ही था कि अगर कोई सिरसा में रह रहा था, उसे तो मुस्लिम था तो उसे तो पता ही था कि यार सिरसा से तो उसे जाना ही पड़ेगा, पाकिस्तान जाना है। या अगर कोई सियालकोट में रह रहा था उसको तो पता ही था, हिंदू था, कि उसे तो इंडिया आना ही पड़ेगा। लेकिन बॉर्डर रीजन्स में काफ़ी फ्लूइडिटी थी कि पता नहीं था कि ये इंडिया में आएगा या पाकिस्तान में आएगा। एंड इस कंटेक्स्ट में लॉर्ड माउंटबेटन को पता था कि अगर ये रिपोर्ट पब्लिक कर दी जाएगी तो काफ़ी ह्यूमन क्राइस मच जाएगा। कुछ लोग तो होंगे ही जो ऑफेंड हो जाएंगे कि ऐसे कैसे कर दिया, ये क्यों कर दिया, ये तो हमारे पास आना चाहिए था, ये तो तुम्हारे पास आना चाहिए था। उससे जो क्रिमिनल रॉयट्स है वो और ज़्यादा एक्सपैंड कर जाएंगे। अगर 15 अगस्त से पहले होगा तो जिम्मेदारी किसकी है? ब्रिटिश की, ब्रिटिश सरकार की। अगर 15 अगस्त के बाद होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। तो ये अवार्ड तैयार होता है लेकिन पब्लिक किया जाता है 15 अगस्त के बाद। 16-17 अगस्त को ये पब्लिक किया जाता है। हुआ उसके बाद वही कि काफ़ी कम्युनल सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, कम्युनल राइट्स बहुत ज़्यादा फैल गए एंड इट टुक अ सर्टेन वाइल फॉर दिस सिचुएशन टू बी नॉर्मलाइज्ड। नेवरदलेस इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। जवाहरलाल नेहरू फेमस अपनी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वाली स्पीच देते हैं। लॉन्ग ईयर्स अगो इंडिया मेड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम हैज़ कम टू रिडीम that pledge, not fully but gradually substantially। तो वो वाली फेमस स्पीच देते हैं जवाहरलाल नेहरू। 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद होता है। उसके बाद एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, जो इंडिपेंडेंस मिली है वो मिली है डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान को। डोमिनियन स्टेटस मिला है दोनों इंडिया और पाकिस्तान को with full autonomy, with full power to constituent assembly to write whatever constitution। लेकिन मिला क्या है? डोमिनियन स्टेटस। अभी इंडिया डोमिनियन है, अभी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं है। लिखने की पावर है, लिख सकती है, लेकिन अभी 16 अगस्त को तो इंडिया के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो इंडिया को कैसे गवर्न किया जाएगा? वो अभी पुराना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सही चल रहा है, एज मॉडिफाइड बाय इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो अभी पावर का जो स्ट्रक्चर है वो पुराने वाला ही चला आ रहा है। इंटरिम गवर्नमेंट चली जा रही है, उसमें से मुस्लिम लीग के मेंबर हटा दो, वो बाकी सिस्टम से चला आ रहा है। पावर किसके पास होगी? एक गवर्नर जनरल होता था, वो आज भी चल रहा है। 16 अगस्त को भी एक गवर्नर जनरल है, 17 अगस्त को भी एक गवर्नर जनरल है। कब गवर्नर जनरल का ऑफिस अबॉलिश किया जाएगा? जब हम अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे। जब हम अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे वो तो आएगा 26 जनवरी 1950 तक। तो 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच में क्या था? इंडिया वॉज अ डोमिनियन। इंडिया के ऊपर डोमिनियन स्टेटस था एंड एज डोमिनियन ऑफ इंडिया सबसे ऊपर हेड ऑफ द स्टेट कौन था? गवर्नर जनरल। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, लॉर्ड माउंटबेटन। क्वाइट स्ट्रेंज के लॉर्ड माउंटबेटन कैसे?
अब यहाँ पर कांग्रेस लीडर्स ही लॉर्ड माउंटबेटन को रिक्वेस्ट करते हैं कि यार इंडिया में सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल है, आप थोड़ी सी रिस्पेक्ट कमांड करते हो, अभी तो प्रिंसली स्टेट्स की इंटीग्रेशन भी अच्छे से हमने सी थ्रू करनी है। हैदराबाद वाला केस अभी अटका हुआ था, जूनागढ़ का केस अटका हुआ था, जम्मू कश्मीर का केस अटका हुआ था, तो ये सारी चीज़ें अभी हमने नॉर्मलाइज करनी है, तो आप कुछ टाइम तक कंटिन्यू करो। तो on the request of the Congress leaders, Lord Mountbatten, he stayed in India and he was continued as Governor General of India। ये ब्रिटिश की मर्जी नहीं थी, ये हमारी मर्जी थी। कांग्रेस के लीडर्स ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऐसा डिसाइड किया कि लॉर्ड माउंटबेटन को कंटिन्यू करवाएंगे हम। 1948 तक, 1 साल तक लॉर्ड माउंटबेटन कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं अब तुम्हारे झोल झमेले खत्म हो गया, मैं वापस जा रहा हूँ, वहाँ पर एंजॉय करूंगा, तुम अपना खुद देख लो। तो इंडिया वालों ने सी राजगोपालाचारी, वो राजा जी को फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल अपॉइंट किया। तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, जून 1948 में अपॉइंट हुए हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। गवर्नर जनरल का ऑफिस अबॉलिश कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, जब इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। हम व्हाई डू वी सेलिब्रेट 26 जनवरी 1950? व्हाई डू वी सेलिब्रेट लाइक दिस डे? क्योंकि उस दिन इंडिया रिपब्लिक बना, दिन का नाम ही हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे। इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक दैट डे। हेड ऑफ द स्टेट वॉज, रिपब्लिक में क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट वॉज इलेक्टेड। तो गवर्नर जनरल वाला सिस्टम हमने खत्म कर दिया। हेड ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नर जनरल थे, हेड ऑफ द स्टेट तो वही ब्रिटिश मोनार्की था। लाइक गवर्नर जनरल सरकार के हेड थे इंडिया में, लेकिन इंडिया का हेड कौन था? 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच में इंडिया का हेड कौन था? वो ब्रिटिश किंग ही था। जॉर्ज सिक्स वॉज द मोनार्क ऑफ इंडिया इस टाइम में भी। पाकिस्तान का क्या केस था? मोहम्मद अली जिन्ना वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, वो जो पहले इंटरिम गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो ये बच्चे कहानी हमारी आज़ादी की, किस तरह से इन द फाइनल ईयर्स लीडिंग टू इंडिपेंडेंस सारी नेगोशिएशंस हुई डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के बीच में, एंड अल्टीमेटली इंडिया किस तरह से आज़ाद होता है। Azadi did not come to a united India, but India was unfortunately partitioned between the two dominions, the Dominion of India and Pakistan. So that is all as far as this class was concerned. I hope कि जो सारा problematic सा period है, अब आपके mind में clarity होगी इस troubled period के केस में. So that's all from my side. Thank you. Hi. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।